हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसे कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम आप लोगों के साथ में अकाउंटिंग के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। आज हम लोग अपने जून 2015 के पीवाईक्यूज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास में उसका सेकेंड पार्ट है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंसेस, अलग अलग टाइप के वेरिएंसेस को फाइंड आउट किया जाता है। तो जो लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंसेस होता है, तो रेट का वेरिएंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहता है? स्टैंडर्ड वेज रेट में से एक्चुअल वेज रेट को माइनस कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे? एक्चुअल आवर से। याद रखिएगा, लेबर रेट का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड वेज रेट माइनस एक्चुअल वेज रेट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है किससे? एक्चुअल वर्क आवर से। एक्चुअल वर्क आवर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो लेबर रेट ऑफ पे वेरिएंसेस आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने की है? 80,000 की है। प्रॉफिट 20,000 का है। सेल 3 लाख की है। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? तो देखिए, तो जो आप लोगों के पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूलाज रहते हैं, उन दोनों फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। एक फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट बाय में पीवी रेशो होता है। तो जब हम लोगों ने इस फॉर्मूला को लगाया, प्रॉफिट बाय में पीवी रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने का दिया हुआ है? 80,000 का दिया हुआ है। प्रॉफिट कितने का है? 20,000 का है। तो हम लोग पीवी रेशो को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में? 80,000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई में 100। तो पीवी रेशो, अच्छा सॉरी, पीवी रेशो को आप लोग सिंपल कर लेते हैं। तो पीवी जो रेशो है वो आप लोगों के पास में, इसको इधर ले आते हैं, बाकी एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, तो जो पीवी रेशो है वो यहाँ पे आ गया। 80,000 जो होगा वो यहाँ पे इसके नीचे चला जाएगा। तो 80,000 मल्टीप्लाई में 100, तो ये कितना बन जाएगा? 25% आप लोगों के पास में क्या आ जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी की हेल्प से हम लोगों ने पीवी रेशो को कैलकुलेट कर लिया, जो कितना आ गया? 25% आ गया। ठीक है, पीवी रेशो आ गया। अब जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है उसका एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास में होता है, एक्चुअल सेल माइनस में ब्रेक इवन की सेल होती है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जो सेल है वो कितने की दी हुई है? 80,000 की दी हुई है। ठीक है जी। तो जो एक्चुअल सेल है वो कितने की है? 3 लाख की है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने ब्रेक इवन सेल को काउंट कर सकते हैं। तो जो हम लोगों के पास में ब्रेक इवन की सेल आ जाएगी वो कितने की आ जाएगी? 2,20,000 की क्या आ जाएगी? ब्रेक इवन की सेल आ जाएगी। आ गई 2,20,000 की ब्रेक इवन की सेल आ गई। अब वही फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल का आप लोग फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो ब्रेक इवन की सेल है इसको हम लोगों ने निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? फिक्स कॉस्ट बाय में पीवी रेशो होता है। बन गई ना बात? तो देखो, जो ब्रेक इवन की सेल हम लोगों ने निकाल ली, अभी अभी कितनी है? 2,20,000 है। डिफरेंस ऑफ एक्चुअल सेल एंड द ब्रेक इवन सेल कितने का है हम लोगों के पास में? 2,20,000 का है। फिक्स कॉस्ट जो रहेगी वो कितनी है आप लोग निकाल लेंगे। पीवी रेशो कितना है हम लोगों के पास में? 25% आया। तो 25/100, ये 4 मल्टीप्लाई में यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट कितने के आ जाएगी? 55,000 की आ जाएगी। होपफुली आपको चीजें क्लियर होगी होंगी। पहले हम लोगों ने क्या किया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट बाय में पीवी रेशियो, उससे पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर लिया, जो कितना आ गया? 25%। फिर उस पीवी और एक और फॉर्मूला लगाया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक्चुअल सेल के डिफरेंस से, तो ब्रेक इवन की सेल आ गई। फिर ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला लगाकर हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एज पर द AS 21। याद रखिएगा AS 21 है, कंसोलिडेशन के ऊपर अप्लाई होता है। कंसोलिडेशन कब होता है? जब होल्डिंग कंपनी और सबसे कंपनी मिलकर अपने अकाउंट्स को बनाती हैं, तो उसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये मैंडेटरी होता है किसके लिए? लिस्टेड कंपनीज के लिए। लिस्टेड कंपनी जो पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, उसके ऊपर लिस्टेड होती हैं, उनके लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कैश बजट? तो कैश बजट, जहां पे कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को हम लोग दिखाएंगे। जो बजट होता है वो फ्यूचर पीरियड के लिए बनता है। ठीक है, पास्ट का डाटा लेकर हम लोग उसको फ्यूचर के लिए बनाते हैं।
तो शॉर्टेज और द एक्सेस ऑफ कैश वुड अपीयर इन ए पर्टिकुलर पीरियड, पता चल जाएगा कि कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, तो कितनी शॉर्टेज होगी, कितना एक्सेस होगा. ऑल द इनफ्लो वुड अराइज बिफोर आउटफ्लो फॉर दोज पीरियड. तो ये आप लोगों के पास में क्या कह रहा है, जितना भी इनफ्लो है वुड अराइज बिफोर द आउटफ्लो फॉर दीज पीरियड्स. ठीक है. ओनली रिवेन्यू नेचर का मतलब कि हमें आउटफ्लो से पहले पता चल जाएगा कि कितना इनफ्लो आने वाला है, तो ये ठीक हो जाएगा. केवल रिवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन को दिखाया जाता है, ये वाली बात गलत है, क्योंकि कैश बजट में हम लोग रिवेन्यू ट्रांजैक्शन एज वेल एज कैपिटल ट्रांजैक्शन सभी को शो करते हैं. कैश शेयर कैपिटल को इशू किया गया है तो कैश आएगा, कैश आएगा तो क्या होगा, इनफ्लो होगा. ठीक है. और जब शेयर कैपिटल को इशू करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है, लेकिन जब शेयर को वापस दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, जब इक्विटी शेयर को वापस दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर होता है. प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के केस में वो क्या कहलाता है, रिडम्पशन कहलाता है. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. और इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है, बायबैक, जब कंपनी उन शेयर होल्डर को पैसा वापस दे देती है. तो ये क्या, इससे क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लोन. देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्लो ऑफ फंड कब होता है. तो फ्लो ऑफ फंड कब होता है, याद रखिएगा, फ्लो ऑफ फंड तब होता है जब दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, हम लोगों को पता है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर. तो एक अकाउंट कैसा होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए, नॉन करंट होना चाहिए. करंट अकाउंट एसेट नहीं, इसका मतलब एक करंट अकाउंट होना चाहिए, दूसरा नॉन करंट अकाउंट होना चाहिए. वो कोई भी हो सकता है, चाहे करंट एसेट नॉन करंट लाइबिलिटी हो. ठीक है. करंट लाइबिलिटी नॉन करंट एसेट हो, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी हो, करंट एसेट नॉन करंट एसेट हो, कोई भी हो, बस एक करंट अकाउंट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन करंट अकाउंट होना चाहिए, तब फ्लो ऑफ फंड होगा. अगर क्या है, दोनों के दोनों सेम है, करंट अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो वो फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा. नॉन करंट अकाउंट है, उनके बीच में ट्रांजैक्शन है, तो वो भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होता है. तो देखिए, जब क्या किया जा रहा है, रेस किया जा रहा है शॉर्ट टर्म लोन को, तो शॉर्ट टर्म लोन आ रहा है. तो देखिए बच्चा, जब शॉर्ट टर्म लोन आ रहा है तो कैश आ रहा है, मतलब कि करंट एसेट्स इंप्रूव हो रही हैं. लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है तो करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन है ना तो करंट लायबिलिटी, तो करंट अकाउंट हो गए ना दोनों. मैंने क्या बताया, दोनों करंट अकाउंट नहीं होने चाहिए. ठीक है, दोनों नॉन करंट नहीं होने चाहिए, बट यहाँ तो करंट आ गए तो ये फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा. गुड्स परचेज फॉर कैश, तो कैश गया, करंट एसेट कम हो गई, गुड्स आ गई तो स्टॉक बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ गई. दोनों करंट अकाउंट अगेन अफेक्ट हो गई, करंट एसेट, तो ये भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा. पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो ये दोनों ही क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आप लोगों के पास में है, तो ये भी क्या होगा, फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा. जब क्या किया जाता है, ये करंट अकाउंट है. ठीक है, करंट अकाउंट, नॉन करंट अकाउंट. ठीक है. तो जब शेयर्स को इशू किया जाता है इन द लियो ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये बन गई बात यहाँ पे. तो रॉ मटेरियल जो होगा वो करंट एसेट्स होंगी, तो करंट एसेट इंप्रूव होगी. बट शेयर को इशू किया, तो शेयर को इशू करना, तो ये क्या रहता है, नॉन करंट लायबिलिटी होता है. तो एक करंट दूसरा नॉन करंट, तो ये क्या होता है, फ्लो ऑफ फंड होता है. और फ्लो में भी क्या हुआ, सोर्सेज और एप्लीकेशन, तो कैश इशू ऑफ शेयर इन द लाइन ऑफ रॉ मटेरियल, तो बेसिकली तो यहाँ पे तो डी ही बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम सोर्सेज और एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल बढ़ा है, करंट एसेट बढ़ी है, तो अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ती है तो वो क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फंड होता है. तो ये क्या ट्रीट होगा, सोर्सेज ऑफ फंड ट्रीट होगा. तो याद रखिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या कंडीशन है, एक अकाउंट करंट होना चाहिए, दूसरा अकाउंट नॉन करंट होना चाहिए. वो चाहे कोई भी हो, करंट एसेट हो, करंट लाइबिलिटी हो, वहां पे नॉन करंट एसेट हो, नॉन करंट लाइबिलिटी हो, बट एक करंट दूसरा नॉन करंट होना चाहिए. ठीक है. सो ये था अभी का हम लोगों का सेशन. यहाँ पे जून 2015 के पूरे होते हैं क्वेश्चंस. सो थैंक यू टू एवरीवन.